नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में हम पोई बोलते हैं, पोई, पी डॉट ओ डॉट आई। कुछ लोग उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, एक ही बात है, नति परिवर्तन बिंदु, राइट। अब बात आती है नति परिवर्तन बिंदु होता क्या है। देखिए, नति परिवर्तन बिंदु पहले समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था एक तो कॉन्केव अप होता है, कॉन्केव डाउन होता है। अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर टेंजेंट नीचे आ रही है तो इसे बोलते हैं कॉन्केव अप। क्या बोलते हैं? कॉन्केव अप, ठीक है। ग्राफ ऐसा है, टेंजेंट ऊपर आ रही है तो इसे बोलते हैं हम कॉन्केव डाउन। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको, समझ आ गया। अगर ग्राफ की शेप ऐसे आ रही है, यानी टेंजेंट कर्व के नीचे आ रही है, अगर टेंजेंट वक्र के नीचे आ रही है तो उसे कॉन्केव अप बोलते हैं, अगर टेंजेंट वक्र के ऊपर आ रही है तो उसे कॉन्केव डाउन बोलते हैं। क्लियर। अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होती है, सिर्फ कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो अप से डाउन हो, चाहे वो डाउन से अप हो, वो मैटर नहीं करता। अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है तो उसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो नति परिवर्तन बिंदु क्या है? नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होगी। जिस बिंदु पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है उसे हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जहां पर दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होगी वो बिंदु क्या होगा? नति परिवर्तन बिंदु होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है कि हमें भाई जिस बिंदु के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होगी वो नति परिवर्तन बिंदु है। कैसे होगी? बहुत आसान है। देखिए, ये ग्राफ ऐसे चला गया ना, ठीक है। इस पॉइंट के जस्ट पीछे जाएंगे तो टेंजेंट ऊपर है, इस पॉइंट के जस्ट आगे जाएंगे तो टेंजेंट नीचे है, तो कॉन्केविटी चेंज हो गई। अगर कॉन्केविटी चेंज हो गई इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक। ऐसे बहुत सारे कर्व हैं जिसमें हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैं आपको ग्राफ से समझाऊं, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए आप, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए, है ना, ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, समझ में आ गया? y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, इस y बराबर एक्स क्यूब के ग्राफ में हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हम देखें, ठीक, तो इस पॉइंट 0,0 के जस्ट पीछे देखते हैं तो टेंजेंट ऊपर है कर्व के, और 0,0 के आगे देखते हैं तो टेंजेंट कर्व के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट ऊपर है या नीचे, यानी कॉन्केविटी चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर एक्स क्यूब में 0,0 जो है वो नति परिवर्तन बिंदु है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अरे यार, किसी पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज हो गई मतलब नति परिवर्तन बिंदु है। समझ में आ गया? आप y बराबर एक्स स्क्वायर उठाइए, आप y बराबर एक्स स्क्वायर उठाइए, आ जाइए y बराबर एक्स स्क्वायर की तरफ चलते हैं। अगर मैं y बराबर एक्स स्क्वायर की तरफ चलूँ तो आप 0,0 के आगे जाइए तो भी नीचे है, 0,0 के पीछे जाइए तो भी नीचे है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कोई नति परिवर्तन बिंदु नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं है कि हर कर्व में नति परिवर्तन बिंदु हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मैं y बराबर साइन एक्स की बात करूँ, जैसे मैं y बराबर साइन एक्स की बात करता हूँ, y बराबर साइन एक्स 0, पाई, 2 पाई, है ना, 3 पाई, ठीक है। आप देखिए क्या होगा भाई, 0 के जस्ट आगे जाएंगे टेंजेंट ऊपर है, 0 के जस्ट पीछे जाएंगे टेंजेंट नीचे है, ठीक है। पाई के जस्ट आगे जाएंगे टेंजेंट नीचे है, पाई के जस्ट आगे जाएंगे ऊपर है, ठीक। 2 पाई के जस्ट आगे जाएंगे ऊपर है, 2 पाई के जस्ट पीछे जाएंगे नीचे है। क्लियर। तो आपको दिख रहा है साइन एक्स में कितने सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। साइन एक्स में बहुत सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कौन कौन से हैं? 0 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। किस में है ये साइन एक्स में है। किस में है? साइन एक्स में। तो कहने का मतलब है जिस बच्चे को कर्व आता है वो कर्व देखकर बता सकता है कि कॉन्केविटी कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। तो जहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है वहाँ पर क्या मिलेगा? नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा। क्लियर। एक तो ये बात है, मैं सारी बातें समझा रहा हूँ। दूसरी बात, नति परिवर्तन बिंदु की एक खास बात और थी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम वापस y बराबर एक्स क्यूब के ग्राफ पर चलते हैं, ठीक। हम वापस y बराबर एक्स क्यूब के ग्राफ पर चलते हैं, चले गए, ओके। अब y बराबर एक्स क्यूब में मुझे पता है कि 0,0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब में 0,0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर 0,0 पर मुझसे टेंजेंट ड्रॉ करवाएंगे तो ये बात मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल में बताई थी कि y बराबर एक्स क्यूब में जब मैं 0,0 पर टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट ऐसे जाएगी। क्या ये टेंजेंट प्रतीत होती है? नहीं होती। ये टेंजेंट नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि इस ग्राफ को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये नति परिवर्तन बिंदु की प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है।
क्योंकि उस पॉइंट पर नति परिवर्तन बिंदु है, और नति परिवर्तन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदी रेखा के समान प्रतीत होती है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, नति परिवर्तन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदी रेखा के समान प्रतीत होती है। राइट, 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, अब आप एक चीज देखो, जब कॉन्केविटी चेंज होती है तो हमने बोला कॉन्केव अप, तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा भैया, पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्केव डाउन डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा, नेगेटिव। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि डबल डिफरेंशिएशन जो होता है, मैंने गलत लिख दिया क्या, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, यहाँ लिखा है नेगेटिव। समझ आ गया, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूँ, इसका लॉजिक क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे ग्राफ है ना, यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है ना, एंगल कम है, फिर आगे जाएंगे टेंजेंट बढ़ेगा तो एंगल डी बढ़ेगा, फिर आगे जाएंगे तो और डी बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है ना। अगर डी बढ़ रहा है इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है, यानी डी इंक्रीज कर रहा है। अगर डी इंक्रीज करता है इसका मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। क्लियर, यहाँ पर आप समझेंगे इस फंडे को तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर क्या होगा, पहले टेंजेंट ऐसे जाएगी, समझ में आ गया, फिर टेंजेंट ऐसे जाएगी 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 ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं नति परिवर्तन बिंदु वो है जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, यही तो बोला हमने बोला कि नति परिवर्तन बिंदु वो है जहाँ कॉन्केविटी चेंज होती है। तो अब कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब क्या है, कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब है या तो ग्राफ कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन होगा या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप होगा। तो इसका मतलब d2y/dx² पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। यही होगा ना कि भाई जब जिस बिंदु पर नति परिवर्तन बिंदु मिल रहा है वहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है इसका मतलब उस बिंदु पर के इधर और उधर, तो d2y/dx² प्लस से माइनस जा रहा होगा या माइनस से प्लस जा रहा होगा। तो यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर d2y/dx² क्या होगा, 0 होगा, और उसके दोनों तरफ क्या होगा, d2y/dx² का साइन चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। राइट, तो 3 बातें आप कंक्लूड करते हैं। पहली बात लिखिए, अब आप पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है। नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है। नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है। नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है, अर्थात उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल होती है। अर्थात उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल होती है। अर्थात उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल होती है। पहला पॉइंट लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पर वक्र की कॉन्केविटी चेंज होती है, अर्थात उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल होती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, नति परिवर्तन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, नति परिवर्तन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, नति परिवर्तन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदी रेखा के समान प्रतीत होती है। 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 बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने, मैंने एक्स क्यूब पर बना के दिखाया। आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी एग्जाम्पल आप देखें, चाहे इस पे बना के देख लीजिए, किसी में ही बना के देख लीजिएगा, सब पर अगर आप नति परिवर्तन बिंदु व स्पर्श रेखा खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा के समान प्रतीत होती है। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या समझाया मैंने आपको, तीसरा पॉइंट मैंने समझाया कि नति परिवर्तन बिंदु के दोनों तरफ किसका चिन्ह बदलेगा, d2y/dx² का चिन्ह बदलेगा। यानी भाई उस बिंदु पर क्या हो रहा होगा, उस बिंदु पर d2y/dx² या तो 0 हो रहा होगा और उसके दोनों तरफ चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो नति परिवर्तन बिंदु की थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, x बराबर a पर नति परिवर्तन बिंदु होने के लिए, x बराबर a पर नति परिवर्तन बिंदु होने के लिए, x बराबर a पर नति परिवर्तन बिंदु होने के लिए क्या, पहला पॉइंट f' विद्यमान होना चाहिए, f' विद्यमान होना चाहिए, f' विद्यमान होना चाहिए। यार जब डिफरेंशिएशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डबल पे कैसे जाऊंगा मैं, तो f' विद्यमान होना चाहिए। दूसरी बात, f" 0 होगा तथा a के दोनों तरफ, f" 0 होगा तथा a के दोनों तरफ f" का चिन्ह बदलेगा, f" का चिन्ह बदलेगा, f" का चिन्ह बदलेगा।
ठीक है। एफ डबल डैश ए 0 होगा तथा ए के दोनों तरफ एफ डबल डैश एक्स का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। एक तो एफ डैश ए एग्जिस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एफ डबल डैश ए बराबर 0 तथा ए के दोनों तरफ एफ डबल डैश एक्स का चिन्ह बदलेगा। या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एफ डबल डैश ए विद्यमान ना हो, एफ डबल डैश ए विद्यमान ना हो। ध्यान रखना नति परिवर्तन बिंदु पर डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा या विद्यमान नहीं होगा। नति परिवर्तन बिंदु पर डबल डिफरेंशिएशन या तो 0 होगा या विद्यमान नहीं होगा। ध्यान रखना 0 होगा या विद्यमान नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है नति परिवर्तन बिंदु पर। क्लियर। तो नति परिवर्तन बिंदु के बारे में 3 बातें बोली गई हैं। नति परिवर्तन बिंदु होता क्या है, उस पर खींची गई स्पर्शिका कैसी लगती है भैया, और तीसरी बात नति परिवर्तन को मैथमेटिकली कैसे करेंगे। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, एक्स बराबर ए पर पॉइंट इन्फेक्शन निकालने के लिए एफ डैश ए एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डबल डैश या तो 0 होगा या विद्यमान नहीं होगा। क्लियर। और उसके दोनों तरफ किसका चिन्ह बदलेगा, उसके दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह बदलेगा। मैंने इसका एक तरीका और सिखाया था आपको, अगर आपने शायद ध्यान दिया हो तो। 2 तरीके होते हैं नति परिवर्तन बिंदु के। एक तरीका तो यह है कि आप d2y/x² निकालो और किसी पॉइंट के दोनों तरफ साइन चेंज देख लो, अगर साइन चेंज हो रहा है तो वो नति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन 0 आ गया, किसी बिंदु पर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ गया और उसी बिंदु पर थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आया, तो x बराबर ये क्या होगा, नति परिवर्तन बिंदु होगा। 2 तरीके हैं, या तो साइन डायग्राम बना के डबल डिफरेंशिएशन का साइन डायग्राम बना के कर सकता हूं, या दूसरा तरीका डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाए उस किसी बिंदु पर, मतलब जैसे आपने डी x किया, डी x को 0 करके पॉइंट निकाला x बराबर a, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकाला, डबल डिफरेंशिएशन पर 0 आ गया उसी पॉइंट पर, फिर आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आया, यानी पहले आपने डी x को 0 किया, यहाँ से x बराबर a आया, फिर आपने डबल डिफरेंशिएशन निकाला, वो 0 आ गया, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकाला, 0 नहीं आया, इसका मतलब x बराबर है नति परिवर्तन बिंदु है। तो 2 अप्रोच हैं, मैं हमेशा साइन डायग्राम वाली अप्रोच ही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम केसेस में। मैं ये वाली अप्रोच करूँगा, कौन सी वाली, साइन डायग्राम वाली। इसमें क्या करूँगा, डबल डिफरेंशिएशन का साइन डायग्राम बनाऊँगा और जिस पॉइंट के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह बदलेगा, उस पॉइंट पर मुझे नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा, नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं नति परिवर्तन बिंदु पर। नति परिवर्तन बिंदु की डेफिनेशन मैंने पूरी आपको समझा दी है कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने एक चीज़ आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन की है, सब चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको लिखना है फाइंड POI, पोई का मतलब पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु निकालो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, x + x⁵ 5/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर ln x²। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन से मुझे क्या निकालना है, नति परिवर्तन बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, नति परिवर्तन बिंदु निकालना है। श्योर, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मैं इसका अवकलन करूंगा। क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, राइट। तो मैंने इसका अवकलन किया, ठीक। तो जब मैं इसका अवकलन करता हूं, तो क्या आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 + 5/3 x⁵2/3, ठीक है। अच्छा दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ओके। तो जब आप दोबारा अवकलन करेंगे तो आएगा 10/9 और बटे में x⁵1/3, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास अवकलन, राइट। तो इसका अवकलन कर लिया आपने 2 बार, ठीक है। दोबारा अवकलन करने के बाद मैंने क्या बोला था आपसे, किसी पॉइंट के दोनों तरफ अगर डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह बदलता है, ध्यान रखना चिन्ह बदलने से मतलब है डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह बदलना चाहिए, चाहे वो प्लस से माइनस हो या माइनस से प्लस हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा, 0, क्लियर। अच्छा एक चीज़ और, कुछ चमत्कारी बच्चे मैं आपको बता दूँ, लोगों को पता ही नहीं है
कि अगर 0 से बड़ा नंबर लेंगे और उसकी पावर 1/3 निकालेंगे तो 0 से बड़े नंबर की पावर 1/3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 0 से बड़े नंबर की पावर 1/3 पॉजिटिव और 0 से छोटे नंबर की पावर 1/3 नेगेटिव। क्लियर। तो 0 के दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। यदि किसी बिंदु के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह परिवर्तित होता है तो उस बिंदु को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर x0 पर d2y/dx² का चिन्ह परिवर्तित होता है, ठीक, x0 पर, ठीक है, d2y/dx² का चिन्ह परिवर्तित होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर x0 पर d2y/dx² का चिन्ह परिवर्तित होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, x0, fx0 जो है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखने का पूरा जो तरीका होता है ना वो ये होता है x0, fx0। जैसे आपने किसी पॉइंट x0 पे देखा डबल डिफरेंशिएशन का साइन परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल है। जैसे मैंने देखा कि 0 पे इसका साइन परिवर्तित हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, करेक्ट है। पर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा 0, ठीक है, 0 और 0 पर इसकी वैल्यू 0 और 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो 0, 0 इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ये आ जाएगा 0 के दोनों तरफ इसका चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, 0 के आगे प्लस है और 0 के आगे पीछे माइनस है, यानी 0 पर डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह परिवर्तित होता है। अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ चिन्ह परिवर्तित होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखने का तरीका क्या है, 0 और 0 पर उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर, ln x का स्क्वायर। किस पर चलते हैं, ln x के स्क्वायर पर। आइए, अच्छा, ln x के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो हमें कितनी बार अवकलन निकालना है इसका, 2 बार। कितनी बार अवकलन निकालना है इसका, 2 बार, राइट। तो मैं ln x के स्क्वायर का अवकलन करूंगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो मैंने इसका अवकलन किया है ना, तो जो मैंने इसका अवकलन किया तो कितना आएगा, इसका अवकलन किया तो कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा dy/dx बराबर 2ln x और ln x का 1/x आ गया। फिर हमने इसका दोबारा अवकलन किया, ठीक। जब हमने इसका दोबारा अवकलन किया तो क्या आएगा, 2 तो है ना, x को रखेंगे ln x का 1/x, ln x को रखेंगे x का 1, ठीक। डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय आएगा ln x का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से मेरे पास आ गया 2 इंटू 1 - ln x अपॉन ln x का होल स्क्वायर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से हमें एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, x बराबर e, ठीक। ऊपर से हमें क्या पॉइंट मिलेगा, x बराबर e। आराम से आपको पता चली गया होगा। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि साइन प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, कैसे भी हो हमें तो साइन चेंज होने से मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं ई के आगे जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ई के पीछे रहूंगा तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, साइन चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। जब साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब ये नति परिवर्तन बिंदु है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखने का तरीका होगा ई और ई पर इसकी वैल्यू, ई और ई पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो e,1 इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। e,1 इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जिस पॉइंट के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह परिवर्तित होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर। इसका मेथड नंबर सेकंड भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन को 0 करो, पॉइंट आ जाएगा और उस पर थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन को 0 करो, पॉइंट आ जाएगा, उस पर थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर। तो ये बात हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप समझ लेना, जब आप ln x के स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो ई के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होगी, है ना। जब आप ln x के स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो ई के दोनों तरफ क्या होगी, कॉन्केविटी चेंज होगी। ई के पीछे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा और ई के आगे नेगेटिव ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह का एक रफ स्केच मैंने बनाया है, ठीक है। ई के पीछे अगर हम देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो कॉन्केव डाउन, उसके बाद कॉन्केव अप, ठीक है ना, कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ग्राफ की जो शेप आएगी उस तरह से जाएगी, राइट, कॉन्केव अप फिर कॉन्केव डाउन, ये शेप आएगी ई के दोनों तरफ, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कुछ और चीज़ें हमसे पूछ सकता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते कैसे हैं। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट कैसे दिखती है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में, राइट। अब इस पर एक क्वेश्चन और हम लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम तब लेंगे जब हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, कल को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया y बराबर b sin x बाई आ गया और आपने मुझसे पूछा यार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल दो सर। कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इसका डी.x निकाला। कितना आएगा इसका डी.x, इसका डी.x आएगा b/a
कॉस एक्स अपॉन ए। फिर हमने इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकाला, तो उसका डबल डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स बाई। आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, दो तरीके होते हैं डबल, या तो डबल डिफ्रेंशिएशन को जीरो कर दीजिए और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आना चाहिए। मैंने एक तरीका ये भी बताया था आपको, तो उसको मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। ये मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। ये मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूँ, मैंने इसको जीरो कर दिया। इसको जीरो करते ही साइन एक्स अपॉन ए जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स अपॉन ए बराबर कितना आ गया, एन पाई आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए एन पाई आ गया, है कि नहीं है, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ गया, बेसिकली जीरो आ गया, है ना, प्लस माइनस ए पाई आ गया, प्लस माइनस 2a पाई आ गया, एंड सो ऑन आ गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो क्वांटम इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो मैंने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला। क्या निकाला, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसका हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। कितना आएगा इसका थर्ड डेरिवेटिव, तो माइनस बी अपॉन ए क्यूब कॉस एक्स बाई, समझ आ गया। इसका अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए क्यूब कॉस एक्स बाई, ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव में इस पॉइंट्स को रखते जाइए, जीरो नहीं आना चाहिए, बस क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, थर्ड डेरिवेटिव में आपने इसको रखा, जीरो को रखा, जीरो रखकर देखा क्या आया, माइनस बी बाई ए क्यूब, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब जीरो नहीं है, क्या हुआ, तो एक्स बराबर जीरो और जीरो पर इसकी वैल्यू है ना, जीरो और जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। आप एक एक करके चेक करते जाइए। जैसे आपको ए पाई पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, ए पाई पर। आपको किस पे चेक करना है, ए पाई पर, ठीक है। तो आपने एक्स की जगह ए पाई रखा, प्लस माइनस में रख सकते हो आप, चाहे तो प्लस माइनस रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए पाई रखेंगे तो ये क्या होगा, पाई आ जाएगा, कॉस पाई कितना आ गया, बी अपॉन ए क्यूब आ गया, ये जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स बराबर तो हो गया प्लस माइनस ए पाई, और ए पाई पर इसकी वैल्यू कितनी है, ए पाई पर इसकी वैल्यू जीरो, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलेंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलेंगे, ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का। दूसरा मेथड है कि आप डबल डिफरेंशिएशन को जीरो करो, जो पॉइंट आएगा उस पर थर्ड डेरिवेटिव निकालो, और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आना चाहिए। अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आता, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ आपके सामने है, ठीक है। ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन, है ना, ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन। आपको एफ डैश एक्स का ग्राफ दे रखा है, ध्यान रखना, एफ डैश एक्स का ग्राफ दे रखा है, एफ एक्स का ग्राफ नहीं दे रखा, ठीक है, ध्यान रखना। आपको किसका ग्राफ दे रखा है, ठीक है, आपको किसका ग्राफ दे रखा है, आपको एफ डैश एक्स का ग्राफ दे रखा है, एफ एक्स का ग्राफ नहीं दे रखा, ठीक। ये आ जाएगा, आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है ना, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है, और ये 7 आ गया। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखना, बहुत फेमस एग्जांपल है और इसलिए भी लेना जरूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर एफ डैश एक्स दे रखा हो, अब तक तो हमें एफ एक्स के ग्राफ की आदत थी, ये किसका ग्राफ है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स, ठीक है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, राइट। अब आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन का एक एक करके हम जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपसे, वह अंतराल याद करो इसमें एफ वृद्धिमान है। पहला क्वेश्चन, वह अंतराल जिसमें एफ वृद्धिमान है, वह अंतराल जिसमें एफ वृद्धिमान है, ठीक है। आपको वह अंतराल निकालना है जिसमें एफ वृद्धिमान है, ठीक है। तो पहली बात देखिए, सिंपल सी बात है, एफ वृद्धिमान का क्या मतलब है, ठीक है। एफ वृद्धिमान का मतलब होता है, एफ वृद्धिमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। तो जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ पर एफ वृद्धिमान होगा, क्लियर। गौर से देखो, ये ग्राफ किसका है, बार बार बोल रहा हूँ, ये ग्राफ किसका है बेटा, एफ डैश एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, क्या आंसर देंगे इसका हम, कि जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, जहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर। तो जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ पर एफ क्या होगा बेटा, वहाँ पर एफ वृद्धिमान होगा, समझ में आ गया, वहाँ पर एफ क्या होगा, वृद्धिमान होगा, ठीक है, समझ में आ गया, एफ कैसा होगा, वृद्धिमान होगा, ठीक है। तो जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वहाँ पर एफ वृद्धिमान होगा। अब आप देखिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव का है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पोर्शन पॉजिटिव है। तो 2 से लेकर 4 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, 6 से लेकर 9 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, क्लियर। 2 से लेकर 4 में पॉजिटिव है और 6 से लेकर 9 में पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा गया है कि भैया वह अंतराल याद करो इसमें फलन वृद्धिमान है। फलन वृद्धिमान कब होगा, जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर आएगा 2 से लेकर 4 तक यूनियन 6 से लेकर और 9 तक, ये आपका आंसर इसमें फलन वृद्धिमान है, क्लियर। अच्छा, अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, वह अंतराल जहाँ, वह अंतराल
जहाँ एफ हासमान है, वह अंतराल जहाँ एफ हासमान है, ठीक है। एफ हासमान होने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है वहाँ पर एफ हासमान है, क्लियर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ हासमान कहाँ पर है, जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है, जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है, क्लियर। तो जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है वहाँ पर एफ कैसा है बेटा, एफ हासमान है, पक्का। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव वहाँ पर एफ कैसा है, हासमान है। तो आप देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ पर है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है 0 से 2 में, और कहाँ पर नेगेटिव है, 4 से 6 में, ठीक है। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ पर है, 0 से 2 में और 4 से 6 में। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 से लेकर 2 में और यूनियन 4 से लेकर 6 में, है कि नहीं। 0 से लेकर 2 में, यूनियन 4 से लेकर 6 में। एफ डैश एक्स कैसा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव तो एफ कैसा है, हासमान है, क्लियर। तो एफ हासमान कहाँ है, यहाँ पर। एफ वृद्धिमान कहाँ है, यहाँ पर। 2 पार्ट खत्म होते हैं इस क्वेश्चन के, और देखते हैं इस क्वेश्चन के और पार्ट भी हैं। इसका सी पार्ट पर आइए, सी पार्ट पर आ जाइए, ओके। थर्ड पॉइंट है एफ के मैक्सिमा व मिनिमा वाले बिंदु ज्ञात करो, है ना। एफ के मैक्सिमा व मिनिमा वाला बिंदु ज्ञात करो, ओके। आपको बताना है वह बिंदु एफ का जहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा और जहाँ पर मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अच्छा आप याद करो, लेफ्ट से राइट चलने पर, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट चलने पर, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट चलने पर अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमा, ठीक है, और माइनस से प्लस होता है तो मिनिमा। ये बात हम कर चुके हैं, हमने बोला है, ठीक है। हमने बोला था कि लेफ्ट से राइट चलने पर अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस होता है तो मिनिमा। इधर आ जाइए। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा 2 पर आ जाइए, 2 पर, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये ग्राफ एफ डैश एक्स का है, बार बार बोल रहा हूँ, एफ एक्स का ग्राफ नहीं, एफ डैश एक्स का है। ये 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 के पीछे एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव। 2 के आगे कैसा है, पॉजिटिव। तो 2 के पीछे नेगेटिव, 2 के आगे पॉजिटिव, क्लियर। नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, इधर आ जाइए। 4 के पीछे पॉजिटिव, 4 के आगे नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, इधर आ जाइए। 6 पर आ जाइए, 6 पर। 6 पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी मिनिमा, क्लियर। दोबारा देखो, 2 पर देखो, 2 के पीछे नेगेटिव, 2 के जस्ट आगे पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। इधर 4 पर आ जाइए। 4 के पीछे पॉजिटिव, 4 के आगे नेगेटिव, 4 पर मैक्सिमा। 6 पर आ जाइए। 6 के पीछे नेगेटिव, 6 के आगे पॉजिटिव यानी मिनिमा, क्लियर। तो बताइए मिनिमा कहाँ पर है, तो मिनिमा हम बोल सकते हैं x बराबर 2 पर और 6 पर। 2 पर और 6 पर क्या है, मिनिमा है, ठीक है। और x बराबर 4 पर क्या है, x बराबर 4 पर मैक्सिमा है, क्लियर है। मेरी बात समझ में आ गई, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक फंडा समझाया है भाई। सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं मिनिमा, ठीक है ना। यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं मिनिमा। 2 पर भी मिनिमा है, 6 पर भी मिनिमा है, लेकिन 4 पर क्या है, मैक्सिमा। 4 पर क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 3 तो क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। आपको एक बताना है, चौथा क्वेश्चन, कॉनकेव अप का अंतराल बताइए। कॉनकेव अप का अंतराल बताइए। क्वेश्चन क्या है, कॉनकेव अप, ठीक है। कॉनकेव अप क्या होता है भाई, कॉनकेव अप का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कॉनकेव अप का क्या मतलब होता है, कॉनकेव अप का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि dy dx वृद्धिमान होना चाहिए, बस। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ में वो हिस्सा देखना है जहाँ पर dy dx वृद्धिमान है। तो जहाँ dy dx वृद्धिमान है वो कॉनकेव अप है। तो देखते हैं ना भाई dy dx कहाँ से कहाँ तक वृद्धिमान है। बोर्ड पर देखो, ये 0.1 है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है ना। चलिए ठीक है। तो देखो वृद्धिमान, वृद्धिमान समझते हो, ये वृद्धिमान है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 1 से 3 में बढ़ रहा है, बिल्कुल आगे चलो। 5 से 6 में, 5 से 7 में बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बढ़ रहा है। फिर घटा, फिर बढ़ा, 8 से 9 में बढ़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ एफ डैश एक्स बढ़ रहा है वहाँ पर कॉनकेव अप होगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डबल dy dx बढ़ना चाहिए। तो बताइए dy dx कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, dy dx बढ़ रहा है 1 से लेकर 3 तक बढ़ा, 5 से लेकर 7 तक बढ़ा, फिर 8 से लेकर 9 तक बढ़ा, क्लियर। तो बताओ कहाँ कहाँ से बढ़ा, आंसर बताइए। आंसर हो गया 1 से लेकर 3 तक बढ़ा, 1 से लेकर 3 तक बढ़ा,
5 से लेकर 7 तक बढ़ा और 8 से लेकर 9 तक बढ़ा। क्लियर? तो 1 से लेकर 3 तक बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, ठीक है। 5 से लेकर 7 तक बढ़ा और 8 से लेकर 9 तक बढ़ा। तो जहाँ डिवाइड एक्स पॉजिटिव होगा, डिवाइड एक्स इंक्रीज कर रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, वो अंतराल होगा, इसमें कॉनकेव अप होगा। अच्छा, कॉनकेव डाउन का अंतराल क्या होगा? कॉनकेव डाउन, ठीक है, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन का अंतराल क्या होगा? ठीक है, कॉनकेव डाउन का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो। कॉनकेव डाउन का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है भाई? कॉनकेव डाउन है ना, कॉनकेव डाउन का मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, यानी डी एक्स हासमान हो, डी एक्स कैसा हो? हासमान, ठीक है। इस ग्राफ को देख के बताइए डी एक्स कहाँ से कहाँ तक घट रहा है, डी एक्स कहाँ से कहाँ तक घट रहा है, आप खुद देख सकते हैं। मैं कलर चॉक ले लेता हूँ। डी एक्स कहाँ से कहाँ तक घट रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डी एक्स क्या हो रहा है? घट रहा है, घटा, फिर घटा, ठीक है, और फिर घटा, ठीक है। कहाँ कहाँ तक घटा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा और यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा। तो बताइए कहाँ कहाँ तक घटा? तो डी एक्स घटने का आंसर बताइए कितना होगा? 0 से लेकर 1 तक यूनियन, और कहाँ से कहाँ तक घटा? 3 से लेकर 5 तक, ठीक है, और यूनियन 7 से लेकर 8 तक। समझ में आ गया? तो घटने का आंसर बताइए कहाँ तक घटा भैया? एक तो 0 से लेकर 1 तक घटा, बिल्कुल ठीक है, फिर 3 से लेकर 5 तक घटा, बिल्कुल ठीक है, और फिर 7 से लेकर 8 तक घटा, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? ये आंसर आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉनकेव अप मतलब डी एक्स वृद्धिमान, कॉनकेव डाउन मतलब डी एक्स ह्रासमान, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है छठा, वो आता है नति परिवर्तन बिंदु। छठा क्या होता है? नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है? सोचो, नति परिवर्तन बिंदु वो होता है जहां पर d2y/x² अपना चिन्ह बदलता है। अच्छा, d2y/x² चिन्ह बदलने का क्या मतलब है? d2y/x² के चिन्ह बदलने का मतलब है जिस पॉइंट पर डिवाइड एक्स वृद्धिमान से हासमान हो जाए या हासमान से वृद्धिमान हो जाए, तभी तो कॉन्केविटी चेंज होगी। अरे यार, डिवाइड एक्स बढ़ रहा है, कॉनकेव अप, डिवाइड एक्स घट रहा है, कॉनकेव डाउन। तो जहां डिवाइड एक्स इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, उस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होगी, और जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होगी वो क्या है? नति परिवर्तन बिंदु। तो देखिए आप, ठीक है, इधर देखना अच्छे से, ये जो पॉइंट है यहाँ तक देखिए, डी एक्स घटा फिर बढ़ा ना, तो यहाँ तक घटा और यहाँ से बढ़ा, ठीक है। तो जिस पॉइंट के दोनों तरफ डी एक्स घटने से बढ़ रहा है या बढ़ने से घट रहा है, वो नति परिवर्तन बिंदु है। तो नति परिवर्तन बिंदु क्या होगा बेटा? 1 पर हो गया। आगे चलो, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा, तो इसका मतलब 3 पर नति परिवर्तन बिंदु है। इधर आ जाओ, इधर आ गए 5 पर आ जाओ, है ना। 5 के पीछे घटा, 5 के आगे बढ़ा, ठीक है ना। 5 के पीछे घटा और 5 के आगे बढ़ा, तो 5 पे नति परिवर्तन बिंदु है। आगे आ जाइए, ठीक है। हाँ भाई, 7 पर आ जाओ, 7 पर, 7 के आगे घटा, 7 के पीछे बढ़ा, तो 7 के पीछे बढ़ रहा है और 7 के आगे घट रहा है, 7 के पीछे बढ़ रहा है और 7 के आगे घट रहा है, तो 7 पर क्या है? नति परिवर्तन बिंदु है। क्लियर? इधर आ जाओ, 8 पर देखो, 8 पर क्या है? बढ़ा, 8 के आगे बढ़ा और 8 के पीछे है ना घटा, 8 के पीछे घटा और 8 के पीछे बढ़ा, तो यानी 8 पर नति परिवर्तन बिंदु है। कहने का मतलब क्या है? नति परिवर्तन बिंदु का मतलब है, सीधी सी बात ये देख लो कि जहां डिवाइड एक्स वृद्धिमान से हासमान हो रहा है, या जिस पर बिंदु पर वृद्धिमान से हासमान या आसमान से वृद्धिमान हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, यहाँ से डिवाइड एक्स, ठीक है, घटा फिर बढ़ा, समझ में आ गया? यहाँ तक घटा और फिर यहाँ से बढ़ा, तो जिस बिंदु पर घटने से फिर बढ़ने लगा या बढ़ने से घटने लगा, वो नति परिवर्तन बिंदु था। एक काम 1 कर रहा है, यही काम 3 कर रहा है, वही काम 5 कर रहा है, वही काम 7 कर रहा है, वही काम 8 कर रहा है, ठीक है। तो 5 बिंदु आपको मिलेंगे, 1 3 5 7 8, तो ये आपके पास नति परिवर्तन बिंदु है, राइट। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। ध्यान रखना, ये ग्राफ किसका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ग्राफ किसका बेटा? f' का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? f' का ग्राफ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति, ठीक है। हमारी हेडिंग है क्यूबिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति, ठीक। हमारी हेडिंग है क्यूबिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति, है ना। अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके मूलों का नेचर क्या होगा, ठीक। तो नेचर ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि देखो एक तो क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करना आसान नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। और हम जानते हैं अपने बारे में, हम द्विघात के फैक्टर अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्यूबिक के फैक्टर करना तो आपको पता ही हमारे लिए टफ है, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूँ एक क्यूबिक इक्वेशन की, है ना। यानी मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और a 0 नहीं है यहाँ पर, a 0 नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये क्यूबिक इक्वेशन की मैं बात करने वाला। अब इसके नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखें,
चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका एक वास्तविक मूल तो हमेशा ही होगा, एक वास्तविक तो होना ही है। अगर और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका एक वास्तविक मूल तो होगा ही होगा, तो उसका एक तो वास्तविक होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या तीनों वास्तविक होंगे, क्या एक वास्तविक दो काल्पनिक होंगे, क्या दो वास्तविक हों एक रिपीट होगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस हमें अलग अलग मिलेंगी, तो मैं एक एक करके आपको स्टडी कराऊंगा। और ध्यान रखना एक एक केस इंपॉर्टेंट है, ये गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा, कंफर्म्ड है, ठीक है। तो मैं केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। आइए चलते हैं हम केस नंबर फर्स्ट, है ना। केस नंबर फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या निकाला, इसमें हम f' निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं इसका हम f' निकालते हैं, ठीक है। कितना आएगा इसका f', 3x² + 2bx + c। आपने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या होगा, तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात, ठीक है, तीन बातें क्या हो सकती हैं, इसके दो मूल होंगे, क्वाड्रेटिक x1 और x2, ठीक है। इसके दो मूल होंगे x1 और x2, ठीक। सुनते जाना बच्चे से। सबसे पहले मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक इक्वेशन आते ही आपने मेरे से पूछा सर इसके मूलों की प्रकृति बताओ, तो मैंने उसका f' निकाला, f' निकाल के दो मूल आए x1 x2, ठीक है। आगे आए कि नहीं है, बिल्कुल आगे, क्लियर है। अच्छा, अगर x1 x2 दो मूल आए तो अब तीन बातें हो सकती है। तीन बातें कैसी हैं, देखो। पहली बात, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है, x1 और x2 बराबर नहीं है, ठीक है। अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो क्या होगा भाई, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो हमारे पास x1, भाई मान लेते हैं मान लेते हैं कि x2 x1 से बड़ा है, किसी एक को तो बड़ा मान ही लेते हैं, ठीक है। भाई दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बड़ा होगा, तो मैंने x2 को बड़ा मान लिया x1 से, राइट। तो x1 x2 आएगा, तो ये प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। प्लस से माइनस जाते हैं तो क्या मिलता है, मिनिमा। अच्छा, माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या मिलता है, मैक्सिमा। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, f' निकाला। f' निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से कितने मूल मिलेंगे आपको, दो मिलेंगे, x1 और x2, ठीक है। इसमें दो बातें हैं, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मैंने x2 को x1 से बड़ा माना, मैंने साइन डायग्राम बना दिया, क्लियर। अब पॉसिबिलिटीज देखना, आप इंपॉर्टेंट है पॉसिबिलिटीज। अब क्या होगा, यहाँ पर मिनिमा दिख रहा है और यहाँ पर मैक्सिमा दिख रहा है, तो यहाँ मिनिमा या मैक्सिमा, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी x1 पर मिनिमा और x2 पर मैक्सिमा, ठीक है। तो x2 पर मैक्सिमा और x1 पर मिनिमा। तो ग्राफ कैसा जाएगा भाई, पहला ग्राफ ऐसे जा सकता, मैंने गलत लिख दिया है, x1 पर मैक्सिमा है, मैं वो सोच रहा हूँ बार बार गड़बड़ क्या हो रही है। प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमा और माइनस से प्लस जाते हैं तो मिनिमा। समझ में आ गया, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अब देखना ग्राफ कैसे जाएगा, है ना। अच्छा, x1 में यहाँ तक तो प्लस यानी इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये रही। पॉसिबिलिटीज देखते जाओ आप, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनाने वाला हूँ, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी भाई, प्लस इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, ठीक है, एक बार कट कर सकता है। ग्राफ ऐसा भी जा सकता था, कैसे आ सकता था, ग्राफ ऐसे आ सकता था, ये लीजिए सर, ये ग्राफ एक पॉसिबिलिटी ये है, क्लियर। कितनी जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, क्लियर। एक जगह तो करेगा ही करेगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का एक मूल तो होता ही है, ठीक है ना। तो अगर एक मूल की बात करें तो या तो ये सिचुएशन होगी या फिर ये सिचुएशन होगी, और कोई सिचुएशन नहीं बनेगी, राइट। समझ में आ गया। बताइए यहाँ पर कितने वास्तविक मूल हैं, एक वास्तविक मूल है, एक वास्तविक मूल है और दो काल्पनिक मूल हैं, ठीक है। एक तो वास्तविक मूल है प्लस दो काल्पनिक मूल हैं। दो काल्पनिक मूल क्यों हैं, क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब एक वास्तविक और दो काल्पनिक है, राइट। तो मैं तीन अलग अलग सिचुएशंस की बात करने वाला हूँ आपके सामने। हमने f' निकाला, उसके दो मूल आए x1 और x2, x1 x2 बराबर नहीं है। अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो मेरे पास ये सिचुएशन बनेगी। ये सिचुएशन अगर बनती है तो इस पर मुझे मैक्सिमा, इस पर मुझे मिनिमा मिलेगा। अगर उस पर मैक्सिमा, इस पर मिनिमा मिलेगा तो ग्राफ कुछ ऐसे जा सकता है या फिर ग्राफ कुछ ऐसे जा सकता है, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूँगा कैसे, क्या बोलूँगा कि एक वास्तविक मिलेगा प्लस दो काल्पनिक मिलेंगे, क्लियर। अब आप एक चीज़ और देखना, ढंग से देखना भाई, बोर्ड पे देखना ढंग से, ठीक है। ये कौन है आपका x1, ये कौन है आपका x2, ठीक है। अच्छा चलिए, x1 पर वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, x2 पर वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, पक्का। x1 पर वैल्यू कैसी, नेगेटिव, x2 पर वैल्यू कैसी, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर एक वास्तविक मूल और दो काल्पनिक मूल चाहिए तो x1 और x2 पर वैल्यू का गुणनफल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको एक वास्तविक और दो काल्पनिक मूल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको एक वास्तविक मिले और दो काल्पनिक मिले, तो x1 और x2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। समझ में आ गया। तो एक वास्तविक प्लस दो काल्पनिक के लिए f(x1) इंटू f(x2) कैसा होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको
अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? जैसे मेरे पास क्या होता है, कोई क्यूबिक इक्वेशन आ गई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्यूबिक इक्वेशन के एक वास्तविक व दो काल्पनिक होने के लिए, दो काल्पनिक मूल होने के लिए लैम्डा ज्ञात करो। तो जैसे वो ये बात बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, पहले एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स के दो मूल आएंगे और उन दोनों पर जो वैल्यू का प्रोडक्ट है पॉजिटिव आता है, इसका मतलब मुझे उस समीकरण के एक वास्तविक दो काल्पनिक मूल मिलेंगे। ये पहली पॉसिबिलिटी है। अब हम चलते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पर। ठीक है, आइए हम दूसरी पॉसिबिलिटी को समझते हैं क्या है। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। बी पार्ट पर आ जाइए। बी सिचुएशन क्या हो सकती है? बी सिचुएशन देखिएगा आप लोग, भाई आप कह रहे हो x1 पर मैक्सिमा है, x2 पर मिनिमा है, राइट? तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, ठीक है ना? कैसी पॉसिबिलिटी सर? कैसी पॉसिबिलिटी सर? देखते हैं सर, आइए सर। x1 तक बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, x2 तक घटा, बिल्कुल घटा, और फिर बढ़ा, बन गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, बिल्कुल ठीक है। 100% एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ऐसा 100% एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर? बताओ एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। एक ही पॉसिबिलिटी है वाली। भाई अगर इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी समीकरण के 3 वास्तविक मूल मिले, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए, और कोई चॉइस भी नहीं है आपके पास, ग्राफ को ऐसे ही जाना पड़ेगा। क्लियर? x1 पर मैक्सिमा है, x2 पर मिनिमा है, और मैं चाहता हूं कि मेरी समीकरण के 3 वास्तविक मूल मिले, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए। जाना चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। तो अब आप मुझे एक बार सोच के बता दो, जरा सोच के बताओ भैया, फटाफट फटाफट। क्या सोच के बताओ? x1 पर वैल्यू पॉजिटिव, x2 पर वैल्यू नेगेटिव, ठीक है? तो क्या मैं बोल दूं f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव बोल दूं, या पॉजिटिव बोल दूं? नेगेटिव हो जाएगा। अगर f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव आता है, तो इस समीकरण के कितने मूल होंगे? 3 वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। बात को पूरा सुनना, 3 वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, 3 वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। क्लियर? आपसे कभी बोला जाए कि एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल होने के लिए लैम्डा ज्ञात करो, तो आपको क्या शर्त लगानी है? f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव होना चाहिए। अगर f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव है, तो हमें 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे। अगर आपको एक वास्तविक और 2 काल्पनिक चाहिए, तो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, एक सिचुएशन और है, उसको भी टैकल करते हैं। आइए थर्ड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर सी के बारे में। सिचुएशन नंबर सी पर आ जाइए। सिचुएशन नंबर सी क्या है? सिचुएशन नंबर सी, ग्राफ ऐसे भी तो जा सकता था, ठीक है? x1 पर ऐसे गया और x2 पर ऐसे चला गया। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है। x1 पर मैक्सिमा है, x2 पर मिनिमा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ग्राफ टच करता हुआ चला गया x अक्ष को। इसका क्या मतलब है? ग्राफ x अक्ष को टच करता हुआ चला गया, इसका मतलब है बेटा कि यहाँ पर रूट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर मूल क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। मूल रिपीट होने का क्या मतलब है सर? मूल रिपीट होने का मतलब है जैसे मेरी समीकरण के मूल हैं 1, 1 और 2, तो मूल रिपीट हो गया ना, इसे बोलते हैं मूल रिपीट होना। ठीक, समझ में आ गया? तो ग्राफ अगर टच करता हुआ चला गया, इसका मतलब 2 मूल रिपीट हो रहे हैं। ग्राफ टच करता हुआ चला गया, इसका मतलब 2 मूल रिपीट हो रहे हैं। तो एक सिचुएशन ये भी है। क्लियर? अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है और एक पॉसिबिलिटी आप ऐसे बना सकते थे। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी x1 और ये x2, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये टच कर गया, यहाँ से ग्राफ ऐसे चला जाएगा, सॉरी ग्राफ ऐसे चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो टच कर रहा है, यहाँ पर 2 मूल होंगे जो बराबर होंगे, एक मूल यहाँ हो गया, 3 होंगे। क्लियर? तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये कौन सा केस है जिसमें मुझे 2 वास्तविक मूल मिलेंगे और एक रिपीट हो जाएगा? यानी एक मूल रिपीट हो जाएगा। मिलेंगे तो 3 ही, लेकिन एक रिपीट होगा, एक रिपीट होगा। यानी इस सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है। x1 पर वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। x2 पर वैल्यू क्या है? 0। x1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, x2 पर वैल्यू 0। x1 पर 0, x2 पर पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इस सिचुएशन का क्या मतलब है? इस सिचुएशन का मतलब है 2 वास्तविक मूल हैं। इस सिचुएशन का क्या मतलब है? 2 वास्तविक मूल हैं प्लस एक रिपीट हो जाएगा, एक रिपीट हो जाएगा। 2 वास्तविक मूल हैं प्लस एक रिपीट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस सिचुएशन में क्या होगा? 2 वास्तविक मूल हैं और एक रिपीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मेरे पास 3 केसेस मैंने आपको बताए। सबसे पहले आप ध्यान रखें, दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं 2-2, 3-3 बार फोकस कर रहा हूँ कि मैं पहले f' निकालूंगा, ठीक है? उसके 2 मूल आएंगे x1 और x2, दोनों मूल बराबर नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि दोनों मूल बराबर नहीं है। जब दोनों मूल बराबर नहीं आएंगे तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं? या तो मुझे 3 वास्तविक और भिन्न मिले, 3 वास्तविक और भिन्न मिले, ठीक है? पहली सिचुएशन है कि मुझे 3 वास्तविक और भिन्न मिले। दूसरी सिचुएशन है मेरे पास कि मुझे एक वास्तविक मिले और 2 काल्पनिक मिले। और तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है मेरे पास कि मुझे 3 वास्तविक मिले लेकिन उसमें से एक रिपीट हो जाए। ठीक, तो फाइनली कंक्लूड कर दें इसको, है ना? फाइनली कंक्लूड कर दूं। क्या कंक्लूड करेंगे इसको हम फाइनली कंक्लूड कर देते हैं। एंड द कंक्लूजन इज व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन इन कि मैंने f' निकाला, मैंने f' निकाला, उसके 2 मूल आए,
तो अगर f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 अगर पॉजिटिव आता है तो मुझे एक वास्तविक व दो काल्पनिक मिलेंगे, व एक वास्तविक प्लस दो काल्पनिक मूल मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, एक वास्तविक प्लस दो काल्पनिक मूल मिलेंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर मेरे पास f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव आता है, क्लियर, तो तीन वास्तविक और भिन्न मूल मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं, तीन वास्तविक व भिन्न मूल मिलेंगे। समझ में आ गया? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव है तो एक वास्तविक दो काल्पनिक, अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब तीन वास्तविक और तीनों भिन्न होंगे, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है, अगर एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 बराबर 0 आ गया तो मूल तो तीन वास्तविक ही होंगे लेकिन उसमें से एक रिपीट होगा। मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन उसमें से एक मूल रिपीट होगा। एक मूल रिपीट होने का मतलब मैं समझा चुका हूँ, क्लियर। क्वेश्चन मेनली इसी पर पूछे जाते हैं, बाकी जो दो केस हम स्टडी करेंगे उस पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पर बनते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले पार्ट पे बनते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर पूछे गए आज तक, तो ठीक है, उसकी मर्जी इस पर पूछे, हमें आना चाहिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थ्योरी का सेकेंड पार्ट। ओके, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड क्या कहता है? देखिए, केस नंबर सेकंड कहता है आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसके दो मूल आए x1 और x2 निकाला, ठीक है, लेकिन दोनों मूल बराबर आ गए। नाउ द सिचुएशन इज चेंज, नाउ द सिचुएशन इज चेंज, क्लियर। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाला, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसके दो मूल आए लेकिन दोनों मूल बराबर आ गए। अब दोनों मूल बराबर आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उसके लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं कि क्या होगा। फिर उस सिचुएशन को समझाने के लिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 1, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हमने ले लिया, ठीक है। हमने क्या करा, इसका एफ डैश एक्स निकाला। क्या निकाला? इसका एफ डैश एक्स निकाला। अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा? 3x² आएगा, आ गया। अच्छा, एफ डैश एक्स 3x² आ रहा है, इसके दोनों मूल क्या आएंगे? 0 0 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्लियर है। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो उसके दोनों मूल क्या क्या आ रहे हैं भाई? 0, 0 आ रहे हैं, यानी x1 x2 बराबर आ रहा है, क्लियर। जब x1 x2 बराबर आ रहा है तो इस इक्वेशन के कितने मूल हैं? इस इक्वेशन के तीन मूल हैं, तीनों मूल बराबर हैं। कौन कौन से? 0 0 0। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स के दोनों मूल बराबर आ गए। क्योंकि एफ डैश एक्स के दोनों मूल बराबर हैं तो इस इक्वेशन के तीनों मूल क्या हैं? सेम है, यानी एक्स क्यूब के तीन मूल हैं। कौन कौन से? 0 0 और 0, ठीक है। तीन वास्तविक मूल है लेकिन तीनों हैं क्या? 0 0 0, यानी समान है। समझ में आ गया? एक्स क्यूब के तीन वास्तविक मूल हैं 0 0 0, क्लियर। एक्स क्यूब के तीन वास्तविक मूल हैं 0 0 0, श्योर, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक। एक सिचुएशन और देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं अपन लोग। हमने क्या लिया? एफ एक्स बराबर ले लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स, ले लिया। एफ एक्स बराबर क्या ले लिया हमने? एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब आप इसका अपलन करो, कितना आएगा इसका अपलन? 3x² आएगा, आ गया। 3x² आने का मतलब है इसके दोनों मूल वापस 0, 0 हैं। क्या इसके दोनों मूल बराबर हैं? बिल्कुल है, यानी यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। अब बताइए इस इक्वेशन के कितने मूल होंगे? तो अगर आप इसके मूल निकालेंगे तो इसके एक तो आएगा x माइनस 1, और क्या आएगा? x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से दो काल्पनिक मूल आएंगे इसके, ठीक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है भाई आपने एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स निकालने के बाद अगर दोनों मूल बराबर आते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने मैंने दिखाई। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पहली पॉसिबिलिटी थी, इस एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो इस एग्जाम्पल से मुझे एक पॉसिबिलिटी नजर आई कि वो इस समीकरण के यानी इस इक्वेशन के तीनों मूल 0 0 0 हैं, ठीक है। तीनों वास्तविक और 0 0 0 यानी तीनों मूल समान है। दूसरा केस मैंने लिया, हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, वापस 3x² आ रहा है, लेकिन इस समीकरण का एक मूल वास्तविक है और दो मूल काल्पनिक है, ठीक। तो जब x1 और x2 बराबर आए तो कुछ भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी पॉसिबल है और वो सिचुएशन भी पॉसिबल है, राइट। हम चलते हैं थर्ड सिचुएशन पर, केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस नंबर थर्ड क्या होगा भाई, समझ लें। केस नंबर थर्ड हो गया x1 और x2, ठीक है। x1 x2 दोनों कैसे हैं? काल्पनिक हैं। x1 x2 कैसे हैं बेटा? काल्पनिक है, ठीक है। अच्छा, अगर x1 x2 काल्पनिक हो गए, क्योंकि अब तक जो x1 x2 थे वो वास्तविक थे, पिछले वाले में भी x1 x2 थे वो वास्तविक थे, दूसरे वाले में भी x1 x2 वास्तविक थे, तीसरे वाले में x1 x2 काल्पनिक है।
अगर x1 x2 काल्पनिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब d नेगेटिव है, इस समीकरण का d कैसा होगा, नेगेटिव है। तो अगर x1 x2 काल्पनिक है तो समीकरण का d कैसा होगा बेटा, d नेगेटिव है, d नेगेटिव है। अच्छा a क्या होगा, या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, ठीक है, या तो a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा, ठीक है, जो भी होगा वो डिपेंड करेगा। तो चूंकि इसके दोनों मूल काल्पनिक हैं, यानी d तो नेगेटिव है, a डिपेंड करेगा a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है, तो यानी f डैश x या तो पॉजिटिव आएगा या f डैश x नेगेटिव आएगा, f डैश x या तो पॉजिटिव आएगा या फिर f डैश x नेगेटिव आएगा। समझ आ गया, इस सिचुएशन में f डैश x या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यानी ग्राफ कैसा आएगा, एक दिष्ट। ग्राफ कैसा आएगा, एक दिष्ट। ग्राफ कैसा आएगा, तो बढ़ता हो जाएगा या ग्राफ घटता हो जाएगा। और क्योंकि ग्राफ बढ़ता हो जाएगा या घटता हो जाएगा तो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक ही बार कट करेगा। अच्छा, एक बार तो करेगा ही करेगा, क्योंकि क्यूबिक है तो कट तो करेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे आसान सिचुएशन है ये, आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाल के उस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक आ गए। जैसे ही आपने देखा उस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक हैं, यानी फंक्शन एक दिष्ट हो गया। फंक्शन अगर एक दिष्ट हो गया तो उसका एक ही मूल आएगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही बार काटेगा, या तो वृद्धिमान होगा या ह्रासमान होगा। तो ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही बार काटेगा, यानी कैसा होगा, अरे बोलो कैसा होगा, एक ही वास्तविक मूल आएगा। इस सिचुएशन में क्या आएगा, एक वास्तविक मूल आएगा और दो काल्पनिक आएंगे। समझ आ गया, क्लियर। तो गीता का सार समझ आ गया। गीता का सार ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, पहला वाला। कौन सा वाला, जिसमें x1 x2 निकले थे और उस x1 x2 में दोनों x1 x2 कैसे थे, रियल थे और बराबर नहीं थे। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी सब आप जो पार्ट देख रहे हैं सब नॉर्मल हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा तंत्र नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस करना चाहिए वो पहले वाले पार्ट पर करना चाहिए, जिस पर मैंने आपके सामने फोकस किया है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लास्ट वाले केस का अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक एग्जांपल हम देख सकते थे, एक्स क्यू प्लस एक्स। आप इसका अवकलन करिए, करा आपने इसका अवकलन, ठीक है। इसका अवकलन क्या आएगा, इसका अवकलन आएगा 3x² + 1, नहीं आएगा। इसका अवकलन आ गया 3x² + 1। बताइए एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फलन कैसा है, वृद्धिमान है, पक्का। अगर फलन वृद्धिमान है तो बढ़ता हो जाएगा, तो कैसे जाएगा, ग्राफ बढ़ता हो चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये देखिए, समझ आ गया, बढ़ता हो जाएगा। तो एक्स अक्ष को कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा, तो एक ही वास्तविक मूल होगा इसका। कितने वास्तविक मूल होंगे इसके, एक वास्तविक मूल होगा, एक वास्तविक मूल होगा, क्लियर। तो ये आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है, उसने बोला इस समीकरण के 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल हैं, तो आपको बताना है ए क्या होगा, क्लियर। क्वेश्चन है कि समीकरण के 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल है, तो आपको बताना है ए क्या होगा, राइट। अच्छा, जैसे आपने क्यूबिक का क्वेश्चन देखा, आपके मन में क्या आएगा कि सर ने क्या बोला था। सर ने बोला था कि अगर 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल चाहिए तो सबसे पहले सर ने बोला था एफ डैश एक्स निकालो। क्या निकालो, एफ डैश एक्स। उसके 2 मूल आएंगे x1 और x2, उसके 2 मूल आएंगे x1 और x2, और x1 और x2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। ध्यान रखना, x1 और x2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले वाली इक्वेशन जो मेरे पास दे रखी है ना, fx क्या हो गया बेटा मेरे पास, fx है ना, f ऑफ fx क्या हो गया, x³ - 3x प्लस महत्तम पूर्णांक x, ठीक है। आपने इसका अवकलन किया, बिल्कुल कर लिया। क्या आएगा इसका अवकलन, इसका अवकलन आएगा 3x² - 3, ठीक है। कितना आएगा, 3 × x + 1 × x - 1 आ गया। यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, -1 और 1, प्लस माइनस और प्लस। आपने इसका एफ डैश एक्स निकाला, ये आएगा। एफ डैश एक्स निकालने के बाद ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया, क्लियर। अच्छा, प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमा, ठीक है। माइनस से प्लस जाते हैं तो मिनिमा, क्लियर। अब बताइए ग्राफ कैसे जाएगा, पता ही ये ग्राफ कैसे जाएगा भाई। आपका ग्राफ जाएगा ऐसे, है ना, ये -1 और ये 1 है, तो -1 तक बढ़ेगा, -1 तक बढ़ेगा, फिर 1 तक घटेगा और फिर 1 के आगे बढ़ेगा। इस तरह से ग्राफ जाएगा। चला गया आपका ग्राफ, जाना ही चाहिए, ग्राफ को जाना ही था, ठीक है, चला गया। अब आपको बताओ मैंने शर्त क्या बताई थी, मैंने बोला था कि किसी भी समीकरण क्यूबिक इक्वेशन की अगर मुझे 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल चाहिए तो यहाँ से जो x1 x2 मिलेगा, यहाँ से जो x1 x2 मिलेगा, उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। यही तो कहा था मैंने कि जो मेरे पास f डैश x को 0 करके x1 और x2 मिलेगा उस पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो -1 पर और 1 पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। -1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, 1 पर वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या करना है मुझे सिंपल से एक काम करना है कि f ऑफ -1 × f ऑफ 1, f ऑफ -1 × f ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ -1 × f ऑफ 1 कैसा होना चाहिए भैया, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है।
एफ ऑफ माइनस वन रख लो भैया, यहाँ से निकालो, एफ ऑफ वन रखो पहले तो एफ ऑफ वन रखेंगे और एफ ऑफ माइनस वन रखेंगे, तो ये आएगा महत्तम पूर्णांक ए प्लस 2 और ये आएगा महत्तम पूर्णांक ए माइनस 2। क्लियर? तो एफ ऑफ वन का मतलब 1 रखो, महत्तम पूर्णांक ए माइनस 2, एफ ऑफ माइनस वन का मतलब महत्तम पूर्णांक ए प्लस 2। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, महत्तम पूर्णांक की वैल्यू आएगी -2 से 2। आगे ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मेरे ख्याल से महत्तम पूर्णांक ए -2 से बड़ा कब होगा, महत्तम पूर्णांक ए -2 से बड़ा कब होगा, -2 से बड़ा यानी -1, -1 से बड़ा कब आएगा, -2 से बड़े पर। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक -2 से बड़ा ये आना चाहिए यार, सही बताऊं तो महत्तम पूर्णांक -2 से बड़ा कब होगा, जब a -2 से बड़ा होगा। क्लियर? a -1 से बड़ा होगा, सॉरी -1 या -1 से बड़ा होगा। ठीक, अच्छा महत्तम पूर्णांक a 2 से छोटा कब होगा, 2 से छोटा यानी 1, तो 1 कब आएगा, जब a 2 से छोटा होगा। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा -1 से लेकर 2 तक। क्लियर? मेरा पार्ट ये वाला पार्ट नहीं है, इसको सॉल्व कराना मेरा पार्ट नहीं है, फंक्शन में पढ़ चुके हो आप, ये मेरा पार्ट नहीं है, तो आपको आना ही चाहिए भैया, ये तो फंक्शन में पढ़ चुके हो। मेरा पार्ट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेरा पार्ट क्या था कि भैया सर ने ये नेगेटिव क्यों किया, सर ने नेगेटिव इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर वैल्यू का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है नेगेटिव आना चाहिए अगर मुझे समीकरण के 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल चाहिए। तो अगर 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल चाहिए तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके बाद ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर? -2 से बड़ा होता है -1, -1 कब मिलेगा, -1 या -1 से बड़े पर। ठीक है ना, समझ में आ गया? और 2 से छोटा 1 होता है, 1 कब मिलेगा, 2 से छोटे पर। तो ये आपका आंसर है, राइट? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूँ कि इस समीकरण का एक वास्तविक और 2 काल्पनिक चाहिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि एक वास्तविक में 2 काल्पनिक चाहिए, तो लिख लीजिए मेरी तरफ से, है ना, एक्स्ट्रा इसी पार्ट में बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलता कि एक वास्तविक प्लस 2 काल्पनिक चाहिए तो क्या करूँ, अगर मुझसे ये मांगते कि एक वास्तविक प्लस 2 काल्पनिक चाहिए तो क्या होगा, तो एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 पॉजिटिव होना चाहिए, खत्म बस। तो ये चीज़ क्या हो जाती, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ पॉजिटिव हो जाती। ठीक है, तो आंसर क्या होता, महत्तम पूर्णांक a -2 से छोटा होता, महत्तम पूर्णांक a -2 से छोटा होता और महत्तम पूर्णांक a 2 से बड़ा होता, खत्म। तो ये चीज़ -2 से छोटी होनी चाहिए और ये 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आपको आना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? 1821 799 या आप बोल सकते हैं 18002121 799, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।